हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ एक कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाएगा अगले कुछ वीडियोस में। और इसमें हम क्लास 11 और क्लास 12 के कुछ टॉपिक्स आपके साथ शेयर करेंगे। कॉम्पिटिटिव में अपीयर होने वाले ज़्यादातर बच्चे क्योंकि 12th तो फ्रेश पढ़ रहे होते हैं, 11th में आपको थोड़ी दिक्कत रहती है। तो 11th के एग्ज़ाम्स में जो 11th का पोर्शन आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, उसमें मैकेनिक्स का पोर्शन काफ़ी आता है और ये आसान है। कई बार बच्चों के दिमाग में एक थॉट प्रोसेस ऐसी चलती है कि साहब हमारे पास शॉर्टकट्स होंगे तभी हम सवाल कर पाएंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता और शॉर्टकट हर सवाल में लगता भी नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो आपको हेल्प कर देती हैं थोड़ा बहुत। तो उससे एक दो क्वेश्चंस आपके एक्स्ट्रा सॉल्व हो जाएंगे बस। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपकी प्रेपरेशन तो मान लीजिए कि केवल 20 नंबर लाने की है और आपने खूब सारे शॉर्टकट प्रिपेयर कर लिए तो आपके 20 के बजाय 80 नंबर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। तो हमें बेसिक आइडिया से ही क्वेश्चंस करना चाहिए। और आज के वीडियो में जैसा आप देख रहे होंगे, मैं स्ट्रेट लाइन मोशन को ही टारगेट कर रहा हूँ। तो मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो हम मोटा मोटा इसका थियोरेटिकल कंटेंट देख लेते हैं। तो थियोरेटिकल कंटेंट के अंदर बेसिक चीज़ें वही हैं कि हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके बाद वेलोसिटी हो जाती है, उसके बाद एक्सेलरेशन आ जाता है। तो अगर हम x को डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी आ जाएगी, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर हमें वापस जाना है तो इंटीग्रेशन करेंगे और इधर से वापस जाना है तो फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। तो आपके पास कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन दे रखा है उसने कि इफ़ v इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर, फाइंड डिस्टेंस covered in between time t equal to 1 second to t equal to 2 सेकेंड। तो उसने क्या दे रखा है आपको? वेलोसिटी दे रखी है और पूछ क्या रहा है? डिस्टेंस पूछ रहा है। अब जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को एक जैसा ही ट्रीट कर लेते हैं और हमें यहाँ पर सिंपली वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाना है, यानी कि इंटीग्रेशन करना है। तो आप जानते हैं कि v इक्वल्स टू dx अपॉन dt होता है। दैट मीन्स dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर और dx इज इक्वल टू at dt का इंटीग्रल, टाइम लग जाएगा 1 से 2, प्लस bt स्क्वायर dt का इंटीग्रल, टाइम की लिमिट्स हो जाएंगी 1 से 2। यहाँ आप कर देंगे 0 से x। तो ये इंटीग्रल x हो जाएगा, एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रल t स्क्वायर बाई 2, लिमिट आ जाएंगी 1 से लेके 2 तक, b यहाँ आ जाएगा t क्यूब बाई 3, लिमिट आ जाएगी 1 से लेके 2 तक। और यहाँ पर a बाई 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस b बाई 3 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। सो दैट वुड बी 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3 एंड दैट इज़ द आंसर। भाई इतनी देर का सवाल है ये। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन। इफ a particle moves in a line described by x is equal to 8 plus 12t minus t square, find
रिटार्डेशन। When velocity is 0। अब रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन ही है, ये भी एक तरह का नेगेटिव होना चाहिए बस। तो उसने दिया क्या है, x। बात किसकी कर रहा है, एक्सेलरेशन की। तो यहाँ से वेलोसिटी आएगी, यहाँ से ही एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है जी। यहाँ t क्यूब है ये। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट होता है, यहाँ डिफरेंशिएट होता है, यहाँ इंटीग्रल हो जाता है और यहाँ भी इंटीग्रल हो जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। वो कह रहा है कि उस समय पर एक्सेलरेशन बताना है जब वेलोसिटी 0 है। तो x इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, 8 + 12t - t क्यूब। वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएट कर देंगे dx/dt। तो ये 0 + 12 - 3t² आ जाएगा। अब वो कह रहा है वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए, तो इसे 0 से इक्वेट कर दीजिए। तो 3t² = 12 आ जाएगा, t² = 4 और t बराबर √4 यानी कि 2। तो t बराबर 2 पर हमें एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बताना है। अब एक्सेलरेशन कैसे आता है, वेलोसिटी को फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये थी हमारी वेलोसिटी। तो 12 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये 6 × t आ जाएगा। t की जगह 2 रख दीजिए। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -12 मीटर/सेकंड² एंड दैट्स योर आंसर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि उसने रिटार्डेशन कहा है। अगर उसने ऑप्शन में 12 भी दिया हो और -12 भी दिया हो तो आपने 12 को टिक करना है, क्योंकि अगर हम रिटार्डेशन बोल रहे हैं तो फिर मैग्नीट्यूड बताया जाएगा। अगेन इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और ये कई बार पूछा जा चुका है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। फॉर a particle displacement is given by the rule t equals to √x + 3। The displacement of it when velocity is 0 will be। ऑप्शंस दे देता हूँ यहाँ पर मैं आपको। 4 मीटर, 0 मीटर, 6 मीटर, 2 मीटर। नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन। अब यहाँ उसने डिस्प्लेसमेंट दे रखा है जो कि इस रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है, मतलब इस इक्वेशन के हिसाब से हो रहा है। अगर मुझे t दे दिया जाए, t बराबर 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो मैं बता दूंगा √x = -3 कर दीजिए तो 9 आ जाएगा। या मैं पूछ लूँ कि जब उसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है तो टाइम कितना हो गया होगा, तो x की जगह 1 रख दीजिए, टाइम आ जाएगा 4 सेकेंड। लेकिन उसने आपसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ जब वेलोसिटी 0 है, तो हमें पहले इसकी वेलोसिटी ढूंढनी पड़ेगी। अब t इक्वल्स टू क्या है, √x + 3। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, मतलब डिफरेंशिएशन में जाना पड़ेगा। तो क्या करें, पहले आप इसे कर दीजिए t - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x, यानी कि x इज इक्वल टू t² - 60 + 9। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए।
dx/dt, तो वेलोसिटी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी 2t-6। अब वो कह रहा है वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तो t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6/2 यानी कि 3 सेकेंड। तो हमें टाइम पता चल गया, टाइम की ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो अगर आप टाइम की ये वैल्यू यहाँ डाल देते हैं तो 3 इक्वल टू √x+3 आ जाएगा, जिसका मतलब हो गया x इक्वल टू 0। दैट्स द आंसर। तो ये बहुत कठिन क्वेश्चंस नहीं हैं, केवल आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पता होने चाहिए और आपका काम हो जाता है। इसी तरीके से दूसरा एक इसमें छोटा सा टॉपिक आ जाता है, एंड दैट टॉपिक इज अबाउट एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैलकुलेशन। तो पहली बात कि एवरेज स्पीड का हमें अगर कैलकुलेशन करना है तो टोटल डिस्टेंस, अगर स्पीड बोल रहे हैं तो डिस्टेंस रहेगा अपॉन टोटल टाइम, और अगर हम एवरेज वेलोसिटी बोल रहे हैं तो डिस्टेंस के बजाय क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बस यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन मैं करा देता हूँ जो कि आपके लिए एक शॉर्टकट का काम कर सकता है अगर आप याद रखेंगे। A particle covers half the distance with speed v1 and remaining with speed v2 if it moves along a line. The average speed will be option number 1 under root v1 v2, option number 2 v1 v2 upon v1 plus v2, option number 3 v1 plus v2 by 2, option number 4 2v1 v2 upon v1 plus v2। आप खुद से ट्राई करके देखिए कितनी देर लगती है आपको इसे करने में, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपने कितना देर लगाया इसे खुद से सॉल्व करने में। पॉज कर लीजिएगा वीडियो को यहाँ पर। अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो सल्यूशन इसका कैसे करेंगे। मान लीजिए उसने ए से चलना शुरू किया और वो बी तक आ रहा है, तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया, सपोज कर लीजिए सी। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी वही दूरी यहाँ से यहाँ तक की भी होगी। इस दौरान उसने अपनी स्पीड रखी v1 और बचे हुए में उसने अपनी स्पीड रखी v2। अब अगर वो यहाँ पर जो टाइम लगा रहा है वो t1 है और यहाँ जो टाइम लगा रहा है वो t2 है, तो हमें ये मालूम है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यानी कि अगर हमें टाइम पूछा जाए तो x अपॉन v1 होगा, और बचे हुए मोशन के लिए भी हम इसी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस वो कितना है AB, और टोटल टाइम वो कितना है t1 प्लस t2। तो टोटल डिस्टेंस हो गया x प्लस x और ये हो गया x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। तो ऊपर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x, नीचे आ गया x कॉमन,
1/v1 प्लस 1/v2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2v1v2/v1 प्लस v2। सो द आंसर इज डी। तो आप ये याद रख सकते हैं कि अगर आधा मोशन v1 स्पीड से हो और आधा मोशन v2 स्पीड से हो, तो जो एवरेज स्पीड फॉर द ओवरऑल मोशन आएगी वो आएगी 2v1v2/v1 प्लस v2। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट दिया जा सकता है, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना चाहिए। कई बार सवाल हम पढ़ते हैं, खुश हो जाते हैं और जल्दबाजी में क्वेश्चन की डिटेल मिस कर देते हैं। मान लीजिए मैं क्वेश्चन में आपको ये कहता हूँ कि मोशन ए से शुरू हुआ, बी तक हुआ, और इस दौरान उसने v1 स्पीड रखी, फिर वो वापस आया और इस दौरान उसने v2 स्पीड रखी। अब अगर मैं कहता हूँ व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी फॉर द ओवरऑल ट्रिप, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एवरेज वेलोसिटी कह दिया है उसने, और वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो वो ए से चल करके फाइनली ए पर आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो आएगी, सवाल देखते ही आप बता सकते हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में वो एवरेज स्पीड कह देता है, तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, उसमें हम डायरेक्शन का ध्यान नहीं करेंगे और फिर हमारा आंसर 2v1v2/v1 प्लस v2 आ जाएगा। तो वेलोसिटी पूछी है कि स्पीड पूछी है, ऐसे क्वेश्चंस में ज़रूर ध्यान दे दीजिएगा। अब देखिए सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आया हुआ है कि a vehicle covers half the distance with speed v and remaining with 2v, find average speed। तो हो जाएगा ये, कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा इसका। मैं यहाँ ऑप्शन दे देता हूँ, 3v/2, 4v/3, 3v/4 एंड v/3। इसका आंसर अब आप खुद बताएंगे। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर क्वेश्चन रिपीटेडली आते रहे हैं कॉम्पिटिटिव्स में। अगली जो चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देनी है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। 3 इक्वेशंस जो आपने पढ़ी हुई हैं, v = u + at, s = ut + ½ at² एंड v² = u² + 2as। और इसमें एक इक्वेशन और जुड़ जाती है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड, u + a/2 × 2n-1। इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं, जब हम कहते हैं फर्स्ट सेकेंड, इसका मतलब होता है 0 से 1 सेकेंड। सेकेंड, इसका मतलब 1 सेकेंड से 2 सेकेंड। थर्ड सेकेंड, इसका मतलब हो जाता है 2 सेकेंड से
3 सेकेंड। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 3rd सेकेंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इसका मतलब है t=2 से t=3 तक कितना करा है, और आप इस फॉर्मूले में n की जगह 3 रखेंगे, भले ही उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो। रिटार्डेशन होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव ले लिया जाता है। तो ये सिंपल टेक्निक रहती है। अगर मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है तो ए के बदले हम जी डाल देते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें सिंबल्स का अप्रोप्रिएटली ध्यान रखना होता है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसमें अक्सर जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो मिलेंगे ग्रेविटी वाले ही, क्योंकि अक्सर वो क्वेश्चन ऐसा देगा जिसमें आप गलती करें, ठीक है ना। तो इसमें ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस की संभावना ज़्यादा बनी रहती है, बट लीनियर मोशन के भी काफ़ी सवाल आ सकते हैं। एक इसमें आपके लिए टिप ये है कि आप ग्राफिकली क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, अ कार accelerates at constant rate alpha from rest for some time, after which it deaccelerates at a rate beta to come to rest if total time taken is t, the maximum velocity of car will be अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई 2, नहीं सॉरी, बाई अल्फा बीटा इंटू टी। ऑप्शन नंबर 2, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इंटू टी। अल्फा प्लस बीटा इंटू टी बाई अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को उसने हमसे क्या कहा है कि एक कार है, ये पहले रेस्ट पे थी, फिर इसने एक्सेलरेट करा और इसका एक्सेलरेशन जो था वो अल्फा था। तो चलते चलते ये किसी एक वेलोसिटी पे आ जाएगी जब एक्सेलरेट कर रही है। तो मान लीजिए वो वेलोसिटी हो गई इसकी वी नॉट कह देते हैं, या वी एम कह देते हैं, वी मैक्स कह देते हैं। यहाँ से अब ये ब्रेक मारता है कार में, और ब्रेक मारते मारते यहाँ पर पहुँच जाता है, और यहाँ आकर के इसकी कार फिर से रेस्ट पर है। इस दौरान जो इसका रिटार्डेशन है वो बीटा है। तो वो कह रहा है कि वी मैक्स की वैल्यू बता दीजिए, और ये बता रहा है कि यहाँ पर जो टाइम था वो 0 है
और यहाँ पर जो टाइम था वो टी हो चुका है। तो यहाँ पर टाइम कितना था उसने नहीं दिया। हमने मान लिया यहाँ पर जो टाइम था वो टी नॉट था। तो बेसिकली मोशन है 0 से टी नॉट और टी नॉट से टी। पहले उसने एक्सेलरेट किया है फिर रिटार्ड किया है। तो अगर हम ग्राफिकली इसे सॉल्व करना चाहें तो वीटी ग्राफ बनाते हैं। हम ये जानते हैं कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। तो पहले उसकी वेलोसिटी 0 थी तो ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा, एक्सेलरेट कर गया है, किस वेलोसिटी तक आया है वी मैक्स। तो ये जो वेलोसिटी यहाँ होगी ये वी मैक्स हो जाएगी और यहाँ से फिर ये रिटार्ड करके आ जाएगा 0 वेलोसिटी पर। तो यहाँ तक आते आते जो टाइम होगा, इधर हमारी टाइम की एक्सेस है, यहाँ तक आते आते टाइम हो जाएगा टी। और जब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी तब टाइम हो जाएगा टी नॉट। यहाँ पर जो एंगल है उसको हमने मान लिया सपोज थीटा और यहाँ जो एंगल है उसे हमने मान लिया फाई। तो क्वेश्चन में वो हमें ये बता रहा है कि वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, स्लोप से निकालते हैं। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा और टेन थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप यहाँ लिख सकते हैं वी मैक्स डिवाइडेड बाई टी नॉट। और ऐसे ही बीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टेन फाई, यानी कि वी मैक्स अपॉन टी माइनस टी नॉट। तो अगर मैं इन दो इक्वेशंस को देखूं तो मेरे आंसर में अल्फ़ा भी मुझे चाहिए, बीटा भी मुझे चाहिए, वी मैक्स निकालना है तो ये भी रहना चाहिए। अनवांटेड टर्म कौन सा हो गया, टी नॉट हो गया। तो मुझे टी नॉट को गायब करना है बस। कैसे करेंगे, पहले वाले में से टी नॉट की वैल्यू निकाल करके दूसरे वाले में डाल दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व। और भी तरीके हो सकते हैं, दोनों से टी नॉट की वैल्यू निकाल के इक्वेट कर दीजिए। तो अगर मैं पहले वाले से टी नॉट निकालूंगा इस वाली इक्वेशन से तो टी नॉट क्या आ जाएगा, वी मैक्स अपॉन अल्फा, और इसे उठा करके हम इस इक्वेशन में डाल देंगे। तो बीटा इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन टी माइनस वी मैक्स अपॉन अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बीटा इंटू टी माइनस बीटा इंटू वी मैक्स अपॉन अल्फा इक्वल्स टू वी मैक्स। और वी मैक्स वाले टर्म को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1 इंटू वी मैक्स आ जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा टी अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। अब अगर आप इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो आप फंस जाएंगे इस सवाल में। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ग्राफिकल मेथड यूज़ करें, हमारा काम ज़्यादा आसानी से हो जाता है।
एक यहाँ पर आपके लिए फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए एक सिंपल सा आपको टिप दे रहे हैं। मान लीजिए कि आपने एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप कर दिया है t बराबर 0 पर, तो जब ये बॉल नीचे जाएगी तो यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ पहुँचेगी और फिर यहाँ पहुँचेगी। तो यहाँ पर सपोज़ 1 सेकंड है, यहाँ से सपोज़ 2 सेकंड है, यहाँ सपोज़ 3 सेकंड है और यहाँ सपोज़ 4 सेकंड है। तो दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन सेकंड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन थर्ड सेकंड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन फोर्थ सेकंड। तो अगर ये फ्री फॉल हो रहा है तो S1 is to S2 is to S3 is to S4 is equal to 1 is to 3 is to 5 is to 7। ये गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स कहलाता है। तो अगर मैं आपको यहाँ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि बताओ भाई उसने t बराबर 2 से t बराबर 3 तक कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, तो आप सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लो। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अब S इक्वल टू 0 हो गया, ड्रॉप कर रहे हैं, ए के बदले जी आ जाएगा और टी की जगह 1 आ जाएगा क्योंकि 1 सेकंड की कैलकुलेशन है, तो 5 मीटर आ जाएगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है 5 है। तो अगला वाला कितना होगा? इसका 3 गुना, क्योंकि 3 टाइम्स है तो 15 हो जाएगा। अगला कितना होगा? 5 गुना हो जाएगा 25। अगला कितना होगा? 35। तो 5, 15, 25, 35 ये उसके डिफरेंट सेकंड्स में किए गए डिस्प्लेसमेंट्स होंगे। अब अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड, तो सबको जोड़ दो, ऐसे ही जोड़ दो, और नहीं तो फिर इस इक्वेशन में डाल करके निकाल सकते हैं। अगर मैं पूछ लूँ नहीं बताओ भैया t बराबर 2 से t बराबर 4 तक कितना हुआ है, तो 15, 25, 35 को ऐड कर दो। तो अगर आपको ये रूल याद है तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको मिल रहे हैं तो वो सही हो जाने चाहिए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं चलिए, बिफोर वी फिनिश द वीडियो फॉर द डे। ग्रेविटी वाले केस के लिए मैं पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पहले आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। A body starts from rest and accelerates uniformly in a straight line. The ratio of distance moved by it in fourth, second and third second will be, पहला है 7/5, दूसरा है 5/7, तीसरा है 7/3 और चौथा है 3/7। अब उसने ये नहीं कहा कि फ्री फॉल हो रहा है, लेकिन फ्री फॉल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है और यहां पर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। दूसरी चीज,
फ्री फॉल कराते समय जब हमने वो केस लिया था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 दी थी, यहाँ भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो रेशियो वही आना चाहिए 1:3:5:7। तो ये हो गया पहला सेकंड, ये हो गया दूसरा सेकंड, ये हो गया तीसरा सेकंड, ये हो गया चौथा सेकंड। उसने पूछा है 4th to 3rd, तो आंसर हो गया 7/5। ए इज द राइट आंसर। सो द क्वेश्चन इज ओरल क्वेश्चन, प्रोवाइडेड यू नो द रूल। ठीक है, तो लेट मी समराइज द क्लास। पहली बात जो आपको आज बताई, आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। डिफरेंशिएट कीजिए, वेलोसिटी पे आ जाएंगे, फिर डिफरेंशिएट कीजिए, एक्सेलरेशन पे आ जाएंगे, इंटीग्रेट कर दीजिए, वेलोसिटी पे आ जाएंगे, फिर इंटीग्रेट कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट पे आ जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, अगर आधा मोशन v1 से और आधा मोशन v2 से होगा तो एवरेज स्पीड 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 होगी। तीसरी बात, अगर फ्री फॉल करा रहे हैं या कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चीज़ चल रही है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन कंसेक्यूटिव सेकंड्स जो होंगे वो ऑड नंबर के रेशियो में होंगे। और चौथी बात कि जब आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले केसेस के क्वेश्चंस दिए जाएं तो अगर वो सिंपली हो जा रहा हो तो ठीक है, अदरवाइज लॉन्गर मेथड में अगर आपको दिख रहा है बहुत सारी इक्वेशन बना के सॉल्व करनी पड़ेंगी, तो फिर उसे ग्राफिकल मेथड से आपको हिट करना है। और ग्राफिकल मेथड में दो ही ग्राफ ज़्यादा चलते हैं, एक एक्सटी ग्राफ जिसे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहते हैं, इसमें स्लोप से वेलोसिटी मिलेगी, एरिया से हमें कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और अगर हमारे पास में वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो स्लोप से एक्सेलरेशन मिलेगा और एरिया से डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। वो अलग बात है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहीं बराबर आ जाते हो, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन यहीं पर कहते कहते मुझे याद आ गया तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय 10t-2 mod मीटर पर सेकेंड, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 seconds। अब अगर ये मॉड ना दिया होता तो सवाल बहुत आसान था, लेकिन उसने मॉड दे करके आपका काम थोड़ा सा बढ़ा दिया। जब भी आपको ये मॉड दिख जाए, सबसे पहला काम क्या करना है, आपने डाल देना है 10t-2 इक्वल टू 0 कर देना है, तो t बराबर आ जाएगा 2/10 यानी कि 0.2। तो आपके लिए अब टाइम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 सेकंड के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो आपके पास दो हिस्सों में टाइम को बांट लेना है आपने, t बराबर 0 से t बराबर 0.2 सेकंड तक, और दूसरा t बराबर 0.2 से t बराबर 3 सेकंड तक। पहले वाले पार्ट में इस इक्वेशन के जो टर्म्स हैं उन्हें उल्टा लिख दीजिए, मतलब 2 - 10t लिख दीजिए, और दूसरे वाले पार्ट में इसको 10t - 2 ही लिख दीजिए। अब आपका काम हो जाएगा। तो पहले वाले पार्ट का आप अलग से कैलकुलेशन करेंगे, दूसरे वाले पार्ट का आप अलग से कैलकुलेशन करेंगे, फिर आपको आंसर मिलेगा।
आप कहेंगे ये तो बहुत लंबा सवाल हो गया। अगेन टेक दैट टिप कि अगर हम ग्राफिकली चलें तो इधर वेलोसिटी इधर टाइम, तो अगर मैं t बराबर 0 डाल दूं तो वेलोसिटी आएगी 2। अगर मैं t बराबर 0.2 डाल दूं तो वेलोसिटी आ जाएगी 0। तो ये बन गया मेरा ग्राफ। और मुझे चाहिए t बराबर 3 तक, तो 3 के लिए यहाँ डालेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी 6। ये आ गई वेलोसिटी हमारी 6, और यहाँ पर हमारा टाइम हो गया 3। एरिया कवर्ड से हमारा आंसर आ जाता है। तो इधर वाले ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये 0.2 मीटर हो गया, प्लस इधर वाले ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस, बेस हो जाएगा 3 माइनस 0.2 इंटू हाइट दैट इज 6, तो 3a हो जाएगा और ये हो जाएगा 2.8, तो इट इज़ 0.2 प्लस 8.4 यानी कि 8.6 मीटर। दैट इज़ द आंसर। तो जेई वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के लिए भी ये पूछा जा सकता है। तो मॉड फंक्शन में अगर वेलोसिटी दे रखी है तो हमने पहले उसको 0 से इक्वेट करके वो टाइम निकाल लेना है जहाँ पर के वेलोसिटी अपना डायरेक्शन बदलेगी। ये जो मोशन है इस प्रकार का मोशन है कि पहले वो अपनी वेलोसिटी को कम कर रहा है, या यूँ कहे कि वेलोसिटी नेगेटिव है, पहले वो ओरिजिन की तरफ आ रहा है फिर वापस जा रहा है। तो हमने डिस्टेंस निकाला, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू इट। उसने मॉड दे दिया था, मतलब वेलोसिटी है लगातार पॉजिटिव। तो ये इस तरीके से किए जाते हैं क्वेश्चन। तो होप यू अंडरस्टैंड इट। प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में ही मोशन अंडर ग्रेविटी को डिस्कस करूँगा। थैंक यू।